नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसेर और आप देख रहे हैं दतिया का दंगल। और फिर दतिया उपचुनाव में से एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। 8वें राउंड में भी कांग्रेस आगे चल रही है। लगातार बढ़त बनाए हुए है कांग्रेस 6500 वोटों से चल रही है आगे। बड़ी लीड ले ली है कांग्रेस ने दतिया में। बीजेपी के आशुतोष तिवारी पीछे चल रहे हैं। 6500 की लीड कांग्रेस की। कांग्रेस के घनश्याम सिंह को 38,324 वोट मिले हैं। बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 31,682। आशुतोष लगातार पीछे होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जश्न का माहौल है। मिठाइयां अभी से एक दूसरे को खिलाई जाने लगी हैं। ये प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसे ही बढ़त बनाई घनश्याम सिंह ने, वैसे ही मिठाइयां बंटने लगी हैं। एक तस्वीर और हमने देखी कि कुछ देर पहले, वो बिहार की थी, जहां लड्डू बनवाए गए थे बीजेपी द्वारा। चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर, पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा, सुमित रघुवंशी हैं, पैनलिस्ट हैं बीजेपी के, आनंद जैन कासलीवाल हैं, कांग्रेस नेता हैं, और आलोक एम इंदौरिया, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत प्रकाश जी आपसे करेंगे, क्योंकि आप दतिया में गए भी थे, ग्राउंड जीरो से हमने रिपोर्ट भी दिखाई थी, और जैसा कि आपने कहा था कि वहाँ कांटे का मुकाबला है, कांग्रेस जीत भी सकती है। देखिए ब्रजेश, उसका कहने का आधार भी था कि दतिया कभी भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं रही है, कि बहुत मजबूत सीट हो। लगातार 3 बार वहाँ से नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीते हैं, तो वो नरोत्तम मिश्रा के अपने प्रयास ज़्यादा थे उसमें, और कुछ कांग्रेस के खिलाफ माहौल, ये 2 चीज़ें थी। अब लगातार कांग्रेस विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो थोड़ा सा सीनेरियो तो निश्चित तौर पे बदला है। तो लगता है कि वापस से जो कठिन सीट थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, फिर दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयोग किया, यदि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे नरोत्तम मिश्रा को टिकट देती तो निश्चित तौर पे वो जी जान लगा के अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना के इस चुनाव को जीतने की कोशिश करते, तो हो सकता है शायद कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जीत जाती। लेकिन उन्होंने आशुतोष तिवारी का दतिया के ही रहने वाले, लेकिन वो हमेशा सेवड़ा सीट पे प्रयास करते रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको दतिया से टिकट दिया। पूरी पार्टी ने चुनाव लड़ा। अब कांग्रेस और बीजेपी वाले एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने हमारा साथ दिया और इन्होंने हमारा साथ दिया, तो ये, लेकिन पार्टी वाले तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस ने तो खैर स्वीकार किया और राजेंद्र भारती को पार्टी से बाहर निकाल दिया, बिल्कुल नतीजे के एक दिन पहले। लेकिन आपको नहीं लगता बहुत देर कर दी? उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। नतीजे बता रहे कि राजेंद्र भारती के उससे कोई बीजेपी को फायदा हुआ हो, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन अगर नरोत्तम मिश्रा ने किया हुआ कांग्रेस के लिए, तो वो दिख रहा है कि मतलब हो सकता है। लेकिन अगर नरोत्तम मिश्रा नहीं भी करते तो भी कांग्रेस वहाँ पे काफ़ी मेहनत कर रही थी। कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई थी, चुनाव को बड़े व्यवस्थित तरीके से लड़ने का प्रयास किया था। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस ने प्रयास किए थे वो फलीभूत होते दिख रहे हैं यहाँ पे। दूसरी बात ये कि जो नतीजा सामने आ रहा है, इसका पूरा विश्लेषण हम बाद में कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे वोट, अभी जो दामोदर यादव वाली जो बात थी, तो मुझे लगता है उनको भी कोई बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिला है। तो इससे कि या तो वो यादव वोट काट लेते या वो कुशवाहा वोट काट लेते। कई तरह के उम्मीदवार पार्टी के वहाँ पे मैदान में हैं, लेकिन ऐसा जातिवाद का कोई गणित वहाँ पे मुझे लगता नहीं कि हुआ है। निश्चित तौर पे जो पॉलिटिकल माहौल है, अब इसमें ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि जो यूथ का वोटर है, जिसे हम जेएनजी कह रहे हैं, जिसका अभी हाल आंदोलन हुआ था, उसका वोट किसकी तरफ गया, तो ये विश्लेषण करने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन वो भी एक, क्योंकि युवा वोटर भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। दूसरा, दतिया के शहरी क्षेत्र में मतदान कम हुआ था, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा हुआ था, ये भी एक मायने वाली बात थी। तो जब पूरा निष्कर्ष सामने आ जाएगा, लग तो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हार गई है। अब 6500 की लीड है, 6-7 राउंड और बचे हैं,
तो मुझे नहीं लगता कि वो इसको कवर कर लेंगे, या इस तरह का यहाँ का कोई ऐसा है कि इतने सीटों तक कांग्रेस जीतेगी इसके बाद बीजेपी जीतेगी, ऐसा कोई गणित दतिया में काम नहीं आएगा। लेकिन तो आपने कहा कि नरोत्तम मिश्रा होते तो जो रुझान आ रहा है वो कुछ और होता, तो मतलब फैक्टर नरोत्तम मिश्रा ही थे, विकास जो बीजेपी लगातार कर रही थी वो नहीं थे, गुटबाजी नहीं थी, जैन जी नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ नरोत्तम थे। जी हाँ, मुझे लगता है कि देखिए नरोत्तम मिश्रा के कारण ही उनका टिकट कटने से गुटबाजी जैसी चीज बनी, क्योंकि वो स्वाभाविक दावेदार थे। जब सीट रिक्त हुई उसके लिए प्रयास भी नरोत्तम मिश्रा के थे, ठीक है, और लग भी रहा था कि उन्हीं को टिकट मिलेगा। मध्य प्रदेश बीजेपी ने उनका नाम भी भेजा था, लेकिन दिल्ली से जो है वो नाम परिवर्तन हुआ। मध्य प्रदेश बीजेपी ने तो उनके लिए टिकट की व्यवस्था की थी, लेकिन वहाँ से जो टिकट बदला, तो मुझे लगता है वो बदलाव भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी रास नहीं आया और जनता के बीच भी रास नहीं आया। दूसरी बात मैंने बताया कि ये सीट कोई बहुत मजबूत सीट नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां उसका हारना कोई आश्चर्य की बात हो। आलोक जी, जब जीत में भी नरोत्तम मिश्रा, हार में भी नरोत्तम मिश्रा का ही रोल है, तो भविष्य में नरोत्तम मिश्रा की राजनीतिक भविष्य का क्या होगा यदि परिणाम जो रुझान है वही आते हैं तो? बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका राजेश जी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जैसे कि संभावना व्यक्त की जा रही है, आदरणीय प्रकाश जी ने बताया, और जो रुझान आ रहे हैं उसके चलते मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की जीतने की कोई संभावना अवशेष बची है। अंतर सिर्फ इस बात का है कि यह हार या जीत कितने से होती है। इस हार का सीधा सीधा प्रभाव नरोत्तम जी की राजनीति पर पड़ेगा, क्योंकि ये माना जाता है कि नरोत्तम जी ही वहां के एकमात्र सर्वमान्य नेता थे भारतीय जनता पार्टी में। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि संगठन में वही, पार्टी भी वही थे। यदि ऐसा नहीं होता तो जो दतिया में हुआ 14 घंटे वो शायद नहीं होता। और उसी का ये परिणाम है कि दतिया के शहरी क्षेत्र का आदमी वोट डालने कम गया, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था इस चुनाव में। और उसका बहुत बड़ा फैक्टर एक पत्रकार के नाते जो मैंने महसूस किया वो ये था कि जो अव्यवस्था वहां फैली उसको आम जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया, और उसी का परिणाम है कि वोट का परसेंटेज शहरी क्षेत्रों में कम रहा। अब सीधा सीधा इसका प्रभाव नरोत्तम जी की राजनीति पर पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि मैं गली गली जाऊंगा, घर घर दरवाजा खटखटाऊंगा और वोट दूंगा, वोट मांगूंगा, वोट मांगना मेरा काम है। अब यदि वे इतने ही लोकप्रिय होते तो फिर ये जो सिनेरियो वर्तमान में दिख रहा है ये क्यों? ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है भारतीय जनता पार्टी की समग्र राजनीति पर भी और वहां के स्थानीय संगठन पर भी, कि जो आपका वोटर था, जो आपका कोर वोटर जिसको आप बोलते थे, वो कैसे बदल गया भाई? आपका कोर वोटर कहां चला गया? कहीं ना कहीं वोट ट्रांसफर हुआ है, इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते, और वो वोट बीजेपी का ही ट्रांसफर हुआ है प्रदेश से। तो वोट ट्रांसफर हुआ है सुमित जी, लेकिन आप दतिया में विकास के नाम पर वोट मांग रहे थे, तो क्या नरोत्तम मिश्रा का फैक्टर हावी हो गया? और अब जो कार्यकर्ता, एक तरफ कांग्रेस ने हमने देखा है कार्रवाई कर दी राजेंद्र भारती पे, क्या बीजेपी पे भी ऐसी शिकायतें मिली है बीजेपी को और वो कार्रवाई करेगी? तो ये वैचारिक अंतर है कांग्रेस पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में। हमारे यहाँ पे कोई शिकायत ये बाद में राजेंद्र भारती लगाया गया कि ये भ्रष्टाचारी है। कांग्रेस में हिम्मत होती तो कांग्रेस चुनाव के पहले आरोप लगाती कि ये मेरे पार्टी का, मेरी सिटिंग विधायक ने भ्रष्टाचार किया। आज आप चुनाव के बाद यदि राजेंद्र भारती को भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं, पार्टी से निकाल रहे हैं, तो आप क्या चुनाव में दतिया की जनता को गुमराह करना चाहते थे? जनता का आपने तो आप ही भ्रष्टाचारी कह रहे थे, अब आप सहानुभूति जता रहे हैं राजेंद्र भारती के प्रति। आप ही तो पूरे टाइम में कह रहे थे भ्रष्टाचार में गए वो। हम नहीं राइट, हम तो पहले दिन से भ्रष्टाचारी बोल रहे थे, कांग्रेस ने आप माना है। कांग्रेस थोड़ा बाद में समझती है चीजों को। जहां तक नरोत्तम जी की बात है, नरोत्तम जी पार्टी के बड़े नेता, निश्चित तौर पर उन्होंने हर मंचों से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया है, ना कहीं नेगेटिव में ट्वीट किया है, ना कहीं बयान दिया, कुछ भी नहीं किया। तो कांग्रेस पर नरोत्तम जी के ऊपर आरोप लगाना या इस तरीके की एक हवा बनाना की नेगेटिव काम किया, मैं नहीं समझता ये ठीक है। शुद्ध तौर पर हर मंचों से नरोत्तम मिश्रा जी ने आशुतोष तिवारी जी के पक्ष में वोट मांगने का और अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाने का काम किया। चलिए दतिया से और बड़ी खबर आ रही है
9वें राउंड के में भी कांग्रेस को बढ़त मिल गई है। कांग्रेस को 9,500 वोटों से बढ़त है 9वें राउंड में। लीड लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस के घनश्याम सिंह को 45,018 वोट मिले हैं। बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 35,440 वोट मिले हैं। कांग्रेस दतिया में लगातार बढ़त की ओर है। आनंद जी, लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था, पहले और दूसरे राउंड तक तो आप पीछे चल रहे थे। इस बढ़त के पीछे क्या वजह है? बीजेपी की गुटबाजी? नहीं, जनता का समर्थन है। जनता सही का साथ दे रही है। जो भी घटनाक्रम हुआ वो कांग्रेस के या दतिया के लोगों ने उसको देखा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ तो विकास का मुद्दा काम आया बीजेपी का, न संगठन काम आ रहा है। ये बड़े बड़े संगठनों की बात आप लोग भी कांग्रेस को उठाते थे कि कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है, पर आज बीजेपी का संगठन कहाँ गया? हम ये नहीं बोल रहे कि अभी हम चुनाव जीत रहे हैं या जीतेंगे जब तक हम आश्वस्त नहीं हो जाएं, जब तक डिक्लेरेशन नहीं हो जाए। आप अकेले कह रहे हो, पीसीसी में मिठाइयां बट रही है, एक दूसरे को खिला रहे हैं। नहीं, हमारे भी खुशी का कारण ये है कि जनता ने हमारा साथ दिया। हारना जीतना लोकतंत्र की परिभाषा में आता है। जब तक आप डिक्लेयर नहीं हो जाओ तो खुशी मनाना हमारा अधिकार है। तो अभी भी आशंका है कि आपको कुछ कि पहले ही खुशी मना लो, जब तक पूरी मना पाए या ना मना पाए? नहीं, इससे मतलब नहीं होता है ना। हमारी पार्टी ने जो कार्य किया उसका हमको प्रतिशत मिल रहा है, हम उसमें खुश है। जब परिणाम पूरा आएगा तब हम ज्यादा खुशी मनाएंगे। पर सवाल तो मीडिया से और पैनलिस्ट लोगों से है कि जो कांग्रेस के संगठन पे, कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी पे प्रश्न उठा रहे थे, और अगर हमने बढ़त ली है तो उसका क्या जवाब है सबके पास? तो ये बढ़त आप बनाए रखेंगे क्या? एक सीट तक में ही आपने मान लिया, जैसे आपने दमोह में मान लिया था, जैसे विजयपुर में मान लिया था। अब आपके पास एक नया फार्मूला आ गया, दतिया मॉडल। नहीं, फार्मूला कुछ काम नहीं करता है। जब जनता अगेंस्ट में रहती है तो कोई फार्मूला काम नहीं आता है। अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी। लोकतंत्र के विरोध में और जनता के विरोध में जब आप काम करेंगे तो कोई भी पार्टी हो चुनाव हारती है। कितने दिग्गज नेता हो चुनाव हारता है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है लोकतंत्र की, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं। हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को जनता तक ले जा रहे हैं कि ये सही है या गलत है। अब जनता किसको स्वीकार करती? जनता ने अभी ऐसा लगता है कि रुझानों के हिसाब से हमारी स्वीकार्यता हुई है, और पिछला चुनाव भी हम जीते हैं राजेंद्र भारती जी के साथ। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा के साथ लोग आ रहे हैं। तो मनोज जी, ये पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति पे असर डालेगा कि ये परिणाम? और जो कह रहे हैं आनंद जी कि बीजेपी का संगठन जो मजबूत माना जाता था, क्या अब वो कमजोर हो गया और कांग्रेस का संगठन मजबूत हो गया संगठन सृजन के माध्यम से? देखिए, दोनों ही चीज़ें ब्रजेश जी, हाँ भी ना भी। क्योंकि एक चुनाव से कोई संगठन मजबूत नहीं होता और एक चुनाव से कोई संगठन कमजोर नहीं होता है। लेकिन पार्टियों को अपनी रणनीति में विचार करना चाहिए। जो भटनागर जी ने विस्तार से बताया कि भाई आप आदमी की भी बात करोगे, उसका एक प्रभाव होता है, उसका एक ओरा होता है। जैसा हमने पहले ही बात की, अगर दतिया के चुनाव की हम बात करें तो मार्जिन नरोत्तम मिश्रा का भी आप देखिए 10,000 के ऊपर कभी नहीं गया। 3 चुनाव वो जीते, लेकिन चुनाव का अंतर लगातार घटता गया। तो ये बता रहा था कि अकेला विकास मुद्दा होता तो फिर नरोत्तम मिश्रा पिछला चुनाव नहीं हारते। क्योंकि दतिया जो आज हम देख रहे हैं, जो 15 साल पहले जब नरोत्तम मिश्रा वहाँ चुनाव लड़ने गए थे, उस दतिया और आज के दतिया में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन विकास तो के साथ साथ विकास पर वोट नहीं पड़ते हैं? नहीं, विकास के साथ साथ बहुत सारी चीजें भी करना पड़ती है। अब ऐसा नहीं है कि एक नाली बना दो और किसी का मकान पे कब्जा कर लो, एक पुल बना दो और 20 मकान तोड़ दो। तो ये ऐसा विकास भी जनता को नहीं चाहिए होता है। तो कई बार होता है। और ग्वालियर चंबल में एक इतिहास देखिए आप कि गृह मंत्री जो बना है वहाँ का, वो हमेशा परेशान रहा है। क्योंकि वहाँ हर आदमी को बंदूक चाहिए, हर आदमी को वहाँ पिस्टल का लाइसेंस चाहिए, और आप ये हर आदमी को दे नहीं सकते हो। तो एक सबसे बड़ी नाराजगी वो जो भी गृह मंत्री या कोई प्रभावशाली नेता रहता है, ये संकट उसके सामने हमेशा रहता है। उसके अलावा भी दूसरे कई सारे कारण हो सकते हैं। अभी किसान परेशान थे खाद को लेके, खाद की बात है, मूंग की खरीदी, हालांकि वो मूंग होती नहीं है, लेकिन असर तो होता है किसानों के ऊपर, तो असर होता ही है। बिजली है, तो उसका भी असर हुआ होगा निश्चित तौर पे। यूथ के अंदर जो कुछ वो हुआ होगा बदलाव,
जो बहुत ही ज़्यादा बीजेपी का समर्थक था उसमें भी बदलाव हुआ हो सकता है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये सबक लेने वाले चुनाव हैं, केवल दतिया ही नहीं, आप जो बिहार का जो चुनाव वहाँ भी बीजेपी हार रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि वो कांग्रेस के रास्ते से हट जाए। वो कांग्रेस के रास्ते पे जा रही है, बड़े नेताओं को जो प्रभावशाली नेता हैं अपने, उन्हीं को खत्म करने वाला काम वो कर रही है, जो कभी कांग्रेस भी करती थी। जो आपकी मर्जी है, जिसका आपने टिकट काट दिया, मर्जी है जिसको आपने टिकट दे दिया। क्योंकि जनता के बीच से नेता बनता, पार्टी तो बनाती, लेकिन जनता के बीच में उसका प्रभाव होता है, उसको आपको मानना पड़ेगा। यदि आप आधारहीन अचंभों को लाते रहेंगे जो कांग्रेस करती रही है, वही यदि बीजेपी करेगी तो निश्चित तौर पे बीजेपी को बहुत जल्दी ऐसे परिणाम मिलने लगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको लगता है कि इससे सबक लेगी बीजेपी और भविष्य में बदलाव होगा? बीजेपी गलतियों से सीखती है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी ने बहुत सारी बार, मतलब ये कोई एक चुनाव परिणाम है जिससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन गलतियों से सबक लेने की आदत इस पार्टी की है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन पे इनका ज़्यादा जोर होता है, संगठन पे इनका ज़्यादा जोर होता है, तो अपनी कमियों को जल्दी दूर भी कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारे ऐसे चीज़ें होंगी, ये जो पार्टी के हाईकमान को सोचना है कि मतलब वो किस तरह से पार्टी के नेताओं से व्यवहार करे। अभी जो बीजेपी में चल रहा है वो बिल्कुल एक तरफा है। जो हाईकमान पैटर्न कांग्रेस का था वो आजकल भारतीय जनता पार्टी में आ गया। मैंने वो दौर देखा है भारतीय जनता पार्टी में कि जब मध्य प्रदेश के फैसले मध्य प्रदेश के नेता ही करते थे, उसमें दिल्ली का कोई दखल नहीं होता था। लेकिन आज हर चीज़ में अगर दिल्ली का दखल है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार तो रहना पड़ेगा। वो शायद भुगत भी रही, और मेरे ख्याल से ये एक सबक जो प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, उनके लिए भी बड़ी चुनौती, क्योंकि पहला चुनाव था ये उनका, निश्चित तौर पे उनके जिसमें एक साल के कार्यकाल में पहला चुनाव जिसमें हार का सामना करना पड़ रहा है। वो पूरे समय वो मौजूद रहे, क्योंकि इसके पहले बीजेपी के ऐसे चुनिंदा अध्यक्ष रहे होंगे जिनको विरासत में सरकार मिली हो, 165-64 के बहुमत वाली, 29 के 29 लोकसभा सदस्य मिले हो, जिनकी किस्मत से राज्यसभा की 3 सीटें भी हाल में जीती हैं कांग्रेस की गलती के कारण, बिना वोटिंग के। और उनका ये पहला उपचुनाव था, और ये बार बार कहा गया कि नरोत्तम और आशुतोष तिवारी भाई भाई हैं, 1 और 1 11 हैं। तो 1 और 1 11 का फार्मूला हमेशा काम नहीं आता। 1 और 1 2 अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी में भी नरोत्तम मिश्रा को लेकर संशय पैदा होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग पूरे उसकी कमान संभाले थे वो अपनी हार का दोष किस पे डालेंगे? तो उनके पास एक चेहरा है कहने के लिए कि कहीं गड़बड़ हुई है तो किसके माध्यम से हुई है। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि ये सीट कोई बहुत बीजेपी की मजबूत सीट नहीं है। यहाँ नरोत्तम मिश्रा के सिर पर आप हार का ठीकरा फोड़ोगे तो फिर बिहार में किसके सिर पर फोड़ोगे? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिहार का चुनाव भी आपने, बिहार में तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली सीट हार रहे हो, जहाँ पे लगातार 9 चुनाव उन्हीं का परिवार जीता है, वहां पे आप हार रहे हो। निश्चित तौर पर 50,000 से पिछला चुनाव जीते हो, 50,000 से जीते और इस बार हार रहे हो, तो निश्चित तौर पर लोगों ने प्रशांत किशोर के चेहरे को, उनकी बौद्धिकता को और उस चीज को पसंद किया है। तो लोग उचित विकल्प भी तलाश रहे हैं। तो वहाँ पे कांग्रेस या समाजवादी पार्टी नहीं है। अच्छा, जब पार्टियों को, जब लोगों को लगता होगा, मतदाताओं को, कि एक पार्टी भी वैसी है दूसरी भी, आरजेडी की हम बात कर रहे हैं, वो तो तीसरे नंबर पे खिसक गई है, तब उनको विकल्प दिखता है तो वो देखते हैं। निश्चित तौर पे लोग वैकल्पिक राजनीति चाहते हैं। तो आप देखिए अरविंद केजरीवाल भी इसीलिए आए, वो भी फेल्यूअर हुए, वो बाहर हो गए एक तरह से। अब प्रशांत किशोर से उम्मीद कर सकते हैं, उन्होंने पिछले चुनाव में पूरे विधानसभा में लड़ा था लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन वोट मिला था पहली बार। व्यक्तिगत तौर पे उनको जो है इस चुनाव के अंदर सफलता मिलेगी तो निश्चित तौर पे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी का विकल्प, जो कांग्रेस को भी नहीं मानते, जो आरजेडी को भी नहीं मानते, तो उन्हें एक कोई ऐसा विकल्प तो चाहिए, अदरवाइज उनके पास भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का कोई विकल्प नहीं। आरजेडी जेडीयू, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसे आसार नहीं है ना। मध्य प्रदेश में दूर दूर तक कोई एक और चीज है ना, देखिए जो प्रकाश जी ने कहा कि हेमंत खंडेलवाल के लिए एक आशा की किरण या एक तसल्ली हो सकती है कि यार मैं तो प्रदेश अध्यक्ष हूँ, दूसरी सीट आ रही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सीट हार गए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह सकते हैं कि मुझसे पिछले वाले जेपी नड्डा तो अपना राज्य हार गए थे हिमाचल। तो ये तसल्ली सबके लिए है इसमें। लेकिन बड़ी बात जो है सुमित जी वो ये है कि दिल्ली की वजह से कार्यकर्ताओं का दिल टूट रहा है, तो जो संकेत मिले हैं उससे सबक सीखेंगे आप?
या नहीं? सारे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं, पूरी डिबेट लगभग भारतीय जनता पार्टी को हारा हुआ मानकर डिबेट कर रही है, लेकिन अभी भी 5 राउंड यहाँ बचे हुए हैं और वो क्षेत्र बचा हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े वोट बैंक के रूप में माना जाता है। शिवराज जी की सभा, माननीय प्रहलाद जी की सभा हुई है, 4 जन समर्थन, मैं खुद वहां देख के आया हूँ, सभा में था। मैं समझता हूँ कि अभी छोटे छोटे क्या आप उससे निकालोगे कि खुशियां मनाने के कि 2 राउंड में 4 राउंड में यदि जीत गए तो मिठाइयां बांट लेनी चाहिए। मैं भी समझता हूँ कि खुशियां बांटने के लिए अब आधे से ज्यादा राउंड होगा सुमित जी, आप भी दिल को तसल्ली दे रहे हो तो अच्छी बात है। आधे से ज्यादा राउंड तो होगा कितने वहाँ प्रहलाद जी गए थे वहाँ, लोधी वोट है कितने वहाँ? नहीं, वहाँ पे कुशवाहा वोट है, आपने भारत सिंह कुशवाहा को प्रभारी बनाया, लेकिन कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा। और एक बड़ा वोट बैंक जो भारतीय जनता और पार्टी अच्छा वो नरेंद्र सिंह जी का बयान बाद में आया कुशवाहा को लेकर, नहीं तो ये शायद मार्जिन और बड़ा हो जाता। नहीं देखिए, आप यदि बात करेंगे तो कांग्रेस की जो पूर्व लेटर जारी किया था जिसमें जिलाध्यक्ष का निष्कासन था, ये भी आप देखेंगे। फिर कांग्रेस यदि जानती थी, जैसे कि घनश्याम सिंह जी ने बोला कि राजन भारती भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी पिच पे बैटिंग कर रहे थे, ये सब उनको बयान पहले देना था। ऐसी बहुत क्यों देना चाहिए था? ये तो रणनीति का हिस्सा है ना भाई, वो तो सब कुछ करेंगे, वो जो आप भी करते हो। आप नरोत्तम मिश्रा को मंच पर ला रहे हो, रुला रहे हो, सब मान लिया, वो कुछ ना करें। नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ कि दतिया की जनता को भ्रम में डालने का एक हिस्सा कांग्रेस का रहा है, 2 साल से रहा है। अच्छा, 2.5 साल पहले भी भ्रम में थी दतिया की जनता, और अब भी भ्रम में ही है। क्या करोगे? लेकिन ब्रजेश जी, वहाँ के एसपी साहब जरूर खुश हो गए होंगे, जिनको चेतावनी मिली थी खुले मंच से, तो शायद वो अब थोड़ी राहत वो भी दे रहे होंगे कि कुछ दिन और दतिया की कमान उनके पास रहेगी। सरकार तो क्या नरोत्तम मिश्रा की अभी भी है और भारतीय जनता पार्टी की अभी भी है। हाँ, चलेगी तो अभी भी दतिया में नरोत्तम मिश्रा की, यदि पार्टी चाहे तो। आनंद जी कुछ कह रहे थे आप, अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट है आपकी तरफ से। भारतीय जनता पार्टी जिस अनुशासन की बात करती है, 2000 कार्यकर्ताओं ने पूरा दतिया को जाम कर दिया, इससे बड़ी अनुशासनहीनता को नहीं दिखी। आपकी पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी के अनुशासनहीनता की बात कर रहे हैं। अरे आपको तो पहले दिन ही कार्रवाई करना थी नरोत्तम मिश्रा जी पे, और आप कांग्रेस को दोष दे रहे हैं। कार्य आपका खराब, आपके नेता खराब काम कर रहे हैं, जनता को जाम में फंसा रहे हैं। 12-12 घंटे आपने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया, पूरे दतिया को जाम कर दिया, गुंडागिरी आपने करी, और उसके बाद आप अनुशासन की बात कर रहे हैं। क्या आप लोग बीजेपी का समझ में नहीं आ रहा है कहाँ दिमाग जा रहा है और क्या सोच रहे हैं? सिर्फ कांग्रेस को दोष देने के अलावा आपके पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है, और जनता अब आपके साथ नहीं है। आपकी भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती पूरे देश में और प्रदेश में शुरू हो गई। लेकिन आनंद जी, आपके यहाँ अनुशासन आ गया क्या? आपके यहाँ तो परंपरा ही रही है स्याही फेंकने की, डंडे चलाने की, नारेबाजी की। क्या सुधर गया आपने संगठन सृजन में? अब बीजेपी के संगठन आपके यहाँ हो गए। ब्रजेश जी फर्क समझिए, हमारे प्रजातंत्र है, कार्यकर्ताओं को अपनी बात करने का अधिकार है, बीजेपी में नहीं है जैसा वो बोलते हैं। तलवारें निकाल के कौन बातें करता है? आप अनुशासन के बाद भी अगर हम बातें करता है, नहीं, अरे आप कैसी बात? हमारे यहाँ तो तलवारें अधिकार है। मेरे को अगर कुछ लगता है पार्टी के लिए तो मैं बोल सकता हूँ, पर आपके यहाँ तो सिस्टम ही नहीं है। और खुलेआम नरोत्तम मिश्रा जी ने ये किया है, तो पूरे देश में क्या आंख बंद कर ली थी बीजेपी के लोगों ने? क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन यादव जी सबने आंख बंद करके आंख मीच के किया था? आप अपनी बात कीजिए ना। नहीं, मान लिया, करा है आपने। लेकिन आलोक जी, क्या एक सिर्फ एक सीट का रुझान है, या इसको आप मध्य प्रदेश की नब्ज समझते हैं? देखिए ब्रजेश जी, केवल एक सीट के परिणाम को सारे प्रदेश का परिणाम समझना भूल हो गई, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार कई चीजें बदलती हैं, कई चीजें एड ऑन होती हैं। यहाँ की स्थिति परिस्थिति जो रही है उसके कारण संभव है कि ये सीट बीजेपी हारने जा रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे मध्य प्रदेश का सिनेरियो एक सा हो। तो ये बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन कांग्रेस इसको एक नैरेटिव के रूप में तो सेट जरूर करेगी, क्योंकि अब कोई उपचुनाव होना नहीं है और मेरे ख्याल से आम चुनाव में 2 साल बाकी हैं। तो ये निश्चित रूप से न केवल कांग्रेस को एक नई ऑक्सीजन देगी, बल्कि जीतू पटवारी जी को भी एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित कर देगी जिनको लेके अभी शंकाएं कुशंकाएं व्यक्त की। लेकिन आलोक जी, हम देखते हैं जब तक चुनाव आता है उनका ऑक्सीजन सिलेंडर जो है खाली हो जाता है,
दमोह में देखा हमने, विजयपुर में देखा, इससे पहले भी देखते रहे उपचुनाव। वो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से जीतू जी को उन्हीं की पार्टी में संघर्ष करना पड़ रहा था, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। अब उन्होंने एक चीज तो सेट कर दी, क्योंकि दतिया में उनका पूरा जो इलेक्शन था वो वन मैन शो था। तब अकेले जीतू पटवारी जी ने वहां जो मेहनत की है वो हम सभी ने देखी है। बाकी जो नेता थे वो आए, फॉर्म भराया, चले गए, या एक सभा की और चले गए, लेकिन पूरे टाइम जीतू पटवारी वहां रहे। तो ये जीतू पटवारी जी का वन मैन शो मैं इसको मानता हूँ। मैंने पूर्व में भी इसी डिबेट में इस चीज को मैंने कहा था और मैं इसको अड़ी हूँ। तो इसका क्रेडिट निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी के खाते में जाएगा, ये अपने मान के चलिए। तो प्रकाश जी, आपने कांग्रेस को बहुत अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से कवर किया है। 250 बूथ पर पहली बार हमने देखा है कि जीतू पटवारी खुद गए। हमने मुकेश नायक को सुना, वो कह रहे थे कि उम्मीदवार से ज्यादा मेहनत जीतू पटवारी ने की। यदि परिणाम जो रुझान है वो उस तरीके से आए तो जीतू पटवारी मजबूत होंगे। देखिए, निश्चित तौर पे जीतू पटवारी मजबूत होंगे। और जीतू पटवारी बात केवल दतिया की नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह से घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जो भी एक विपक्ष के नेता के तौर पे वो सरकार के खिलाफ कर सकते हैं, वो सब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे जीतू पटवारी को इसका श्रेय जाना चाहिए। कांग्रेस एकजुट है नहीं है ये एक अलग बात है, लेकिन जीतू पटवारी मेहनत करते हुए लगातार दिख रहे हैं और हर स्तर पे हर जगह वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें उनके लिए कोई वो चीज़ है। कांग्रेस को एकजुट करना, कांग्रेस में गुटबाजी करना, ये सब बहुत कठिन काम है। वहाँ सब चीज़ें होती रहेगी। सवाल ये है कि ये सिर्फ संगठनों की लड़ाई नहीं है, इसमें जनता भी एक फैक्टर है। और यदि सरकार के खिलाफ कोई माहौल होगा, स्थानीय उम्मीदवार के खिलाफ कोई माहौल होगा, तो दूसरे उम्मीदवार को फायदा, दूसरी पार्टी को फायदा होगा। तो जीतू पटवारी मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जातीय समीकरण की बात कर रहे थे मनोज जी हम, कि वहां पे जातीय फैक्टर बड़ा काम करता है। उस हिसाब से हमने देखा है, रणनीति भी बनाई थी बीजेपी ने भी, कांग्रेस ने। उस हिसाब से हमने देखा प्रभारी किसको बनाया, कुशवाहा जी को बनाया, तमाम जातियों के नेताओं को वहां उतारा। तो क्या जातीय समीकरण इस बार फेल हो गए? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो रुझान और जो दिखा रहा है वो तो यही बता रहा है ना कि जो जाति के हिसाब से जो गोलबंदी होना थी, जो वोट होना थे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ने जाति संरचना के हिसाब से अपने मोहरे चले होंगे। कांग्रेस ने ही वही टैक्टिस अपनाई है। कांग्रेस ने भी उसका पूरा ध्यान रखा कि कैसे सारी जातियों को, समाजों को साधा जाए। उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ गई। उसके कारण उनके जो अंदर खाने उनकी कलह हो सकती है। जो भटनागर जी ने कहा कि आपने जो नेता आप अचानक से थोप देते हो, कि जिस नेता को आप बगल की सीट से उम्मीदवार नहीं मानते हो 23 में, फिर आप उसको 26 में उपचुनाव में ये मान लेते हो कि नरोत्तम मिश्रा का रिप्लेसमेंट हो सकता है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि पूरी सरकार और संगठन जिसके पीछे खड़ा है, और अगर वो चुनाव इतने बड़े मार्जिन से हार रहा है, तो ये पार्टी को सोचना होगा। क्योंकि इसके पहले नगरीय निकाय में हमने देखा था कि महापौर के चेहरों के तौर पर ऐसे ऐसे चेहरे थोपे गए थे। नतीजा हुआ कि कार्यकर्ता ने अपने बीच के कार्यकर्ता को तो पार्षद का चुनाव जिता दिया, लेकिन जो थोपे हुए महापौर थे उनको घर बैठा दिया। ग्वालियर 55 साल बाद आप हार जाते हो, जबलपुर 35 साल बाद हार जाते हो, तो इसकी आपको समीक्षा करना होगी। सबक लेने की बात प्रकाश जी कर रहे थे, वो सबक तो उसके बाद लेती हुई नहीं दिखी बीजेपी। नहीं, और आप इसी सरकार में देखिए, चौथा उपचुनाव है, थोड़ी खानी पड़ेगी। अमरवाड़ा का चुनाव उपचुनाव हुआ, कमलेश शाह बीजेपी में आते हैं, कांग्रेस छोड़ के उनकी लीड 2500 रह जाती है। बुधनी में शिवराज सिंह चौहान के सांसद बनने, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद 1 लाख के आसपास की लीड 13,000 के आसपास आ जाती है। विजयपुर में आप चुनाव हार जाते हो, दतिया आप चुनाव हार रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि बाई इलेक्शन में आपको चुनाव जीते, या आप जिसको चाहेंगे पब्लिक उसको उसी वोट के अंतर से जिताएगी। जैसे जो अभी हमने बांकीपुर का उदाहरण है कि नितिन नवीन की तुलना आप 50,000 के वोटों के अंतर से अगर किसी नए मंडल अध्यक्ष से करोगे तो ये उसके साथ जाती होगी। नरोत्तम की तुलना आप अगर आशुतोष तिवारी से करोगे तो जाती होगी। शिवराज सिंह चौहान की तुलना आप किसी भार्गव से, रमाकांत भार्गव से करोगे तो ये जाती होगी। क्योंकि एक आदमी का अपना एक नेता बनने की प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि आज टिकट दिया और वो बड़ा नेता बन गया। उसको गढ़ने, तो बड़ा नेता बनाने के लिए इनको भी तो ऐसे ही लाए थे ना। उसको पार्टी क्या करेगी, उसको दशक को कैसे लाएगी? उसको दशक 2 दशक लगते हैं, लेकिन आप उसका मतलब ये नहीं है कि आप दम उसके लिए आप उसको सुरक्षित रास्ते से भी ला सकते हो। एक तरीका और भी होता था पहले भारतीय जनता पार्टी में कि यदि नरोत्तम मिश्रा को रिप्लेस करना है तो नरोत्तम मिश्रा से तो सलाह कर लेते। हाँ भाई, एक आदमी फार्म खरीद ले रहा है, प्रचार कर रहा है, आप उसको मतलब अगर हटा रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, तो उससे बाद भी तो आजकल भारतीय जनता पार्टी में बातचीत की प्रक्रिया भी बंद है, सीधा निर्णय।
तो जब आप सीधा निर्णय दोगे कि उम्मीदवार को पता नहीं कि मुझे टिकट मिल रहा है, घोषणा हो गई, उसे पता चल रहा है कि वो उम्मीदवार हो गया, जिसको टिकट मिलना था उसका टिकट कट गया, उसे उसी समय पता चल रहा है अखबारों से जब उसका टिकट कट रहा है। तो पार्टी के अंदर जो संवाद की प्रक्रिया खत्म हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चिंताजनक है। और उसका दोष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पे नहीं है, उसका दोष भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे है। भारतीय जनता पार्टी में पहले बड़े संवाद की प्रक्रिया थी, नियमित कार्य समिति की बैठकें होती थी। अब हेमंत खंडेलवाल जी को अध्यक्ष बने जितना भी समय हो गया, अभी तक एक भी प्रदेश कार्य समिति नहीं हुई। ये सब कांग्रेस में होता था, ये सारी चीजें कांग्रेस के अंदर होती थी कि जीतू पटवारी अध्यक्ष बन गए, शायद उनको 2-2.5 साल हो गए, एक आध कार्य समिति हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हर 3 महीने में होती थी। तो वो सारे तौर तरीके बीजेपी के बदल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जब पार्टी का पूरा केंद्रीकरण हो जाएगा तो उसके नतीजे पार्टी के नेतृत्व को दोषी ठहराएंगे। तो ये जो हार हो रही है, आप मानो कि ये पार्टी के जो लीडर हैं, जो शीर्ष पे हैं, उनकी हार है। ये आशुतोष तिवारी की या नरोत्तम मिश्रा की हार नहीं है। जो बीजेपी में कांग्रेसीकरण हो रहा है उस पर हम जवाब लेंगे सुमित जी से, लेकिन पहले आपको ले चलते हैं पीसीसी, जहां पर हमारी संवाददाता दिव्या गोयल कांग्रेस नेताओं से बातचीत कर रही हैं। कुणाल चौधरी हैं शायद। ये दिव्या, देखिए मैं अभी पीसीसी कार्यालय में हूँ। सबकी निगाहें जो है राउंड पे जो वोटिंग जो काउंटिंग हो रही है, सबकी नजर सिक्योरिटी और सब दिल सांप के बैठे हुए थे। अचानक से जैसे जैसे एक डिफरेंस बढ़ा है, यहाँ पे चहल पहल बढ़ गई है, मिठाई खिलाने का दौर चालू हो गया है, काफी जो है लोग आ गए हैं, खुशी का माहौल है। और एक चीज जीती जो काफी प्रतिष्ठा के जो सीट बनी थी वो यहाँ पे नजर आ रही थी। अब मैं यहाँ बात कराने की आपकी कोशिश करूंगी। आप ये बताइए ये जीत कितनी मायने रखती है? अभी तो काउंटिंग चल रही है, लेकिन जो डिफरेंस आ रहे लगे ऐसा है कि जो सीटें निकल गई है। ऐसा चुनाव है लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रचार राजेंद्र भारती का निष्कासन हुआ, अगर राजेंद्र भारती सबोटेज नहीं करते तो कितना डिफरेंस से मार्जिन कितना बढ़ेगा? राजेंद्र भारती की पार्टी का ठीक है, चलिए उमंग सिंगार को भी सुनवा दीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं वो दतिया को लेकर। ये तो सबको सर्वविदित था कि नरोत्तम मिश्रा जी टिकट चाहते थे, उनको टिकट मिला नहीं और उनको भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया एकल भोजन करने के लिए। तो अब वो एकल भोजन कर रहे हैं और बीतरीघात उनके लोगों ने किया, निश्चित तौर से उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो सुमित जी, एकल भोजन कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा, इस पर तो शायद आप ज्यादा कुछ ना बोल पाए, लेकिन कांग्रेसीकरण हो रहा है बीजेपी का। नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा वैचारिक अंतर है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में। ये बिल्कुल मैं इस बात को नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेसी तौर तरीकों में थोड़ा बदलाव होना, कांग्रेसीकरण तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। कांग्रेस की विचारधारा ही अलग है, जिससे हम जनसंघ से लेकर भाजपा के अन्य से लेकर तो अभी प्रकाश जी ने बताया ना किस तरह से विचारधारा, कांग्रेसीकरण क्यों नहीं हो रहा है? ऊपर से निर्णय हो रहे हैं, आपके मंत्री आपस में लड़ते हुए दिख रहे हैं, विधायक आपस में लड़ते हुए दिख रहे हैं। तौर तरीकों में थोड़ा बदलाव, भाजपा के काम करने के तरीकों में बदलाव हो सकता है, लेकिन वैचारिक अंतर बहुत बड़ा है। उस वैचार को हम नहीं पा सकते, हम बहुत दूर रहना चाहते हैं, हम हमेशा से उस लड़ाई से लड़ते रहे। भारतीय जनता पार्टी काम करने के तरीकों में बदलाव को स्वीकार कर रहे हैं। सुमित काम करने के तरीकों में बदलाव को स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, देखिए समय के साथ बदलाव होना अपेक्षित है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कांग्रेसीकरण होना ये शब्द से तो मुझे खासा दिक्कत है। अच्छा, क्या रणनीतिक चूक हुई है दतिया में? विचारधारा कभी सेम हो सकती है। सुमित जी, आपकी नजर में क्या बड़ी चूक हुई दतिया में? चलिए, नरोत्तम जी को आप नहीं मान रहे, रणनीतिक चूक हुई, जातीय समीकरण नहीं हुए। चुनाव अभी जीतने जा रही है, 5 राउंड की वोटिंग बची है, आप लोग क्या जिता रहे हैं कांग्रेस को? मैं अभी चूक की बात ही नहीं कर रहा हूँ।
मैं बोल रहा हूँ जिन क्षेत्रों की वोटिंग काउंटिंग अभी बची हुई है वो बहुत अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के 9 राउंड में आप पीछे हो गए, तो यहाँ रणनीतिक चूक हो गई होगी आपसे, बाकी के राउंड में आपकी मजबूत होगी। देखिए कांग्रेस कार्यालय में जो मिठाई का वितरण है, जो 4-5 हजार वोटों के अंतर का जो मिठाई का वितरण है, मैं समझता हूँ खुशियां मनाना चाहिए। यदि 4-5 राउंड में आगे हुए तो खुशियां मनाने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आगे आने वाले जो अगले 5 राउंड की काउंटिंग है वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रांग वोट बैंक है। मैं भी हारा हुआ मान ही रहा हूँ। आप लोग लगे हैं कि वोटिंग का लीड बढ़ चुका है, बिल्कुल नहीं बढ़ा। 4-5 हजार वोटों का अंतर है। निश्चित तौर पर अभी आने वाले समय पे 9,500 आपको वोट की घोषणा हो गई है, 9,500 सारी की। दिशा आप बदलती 4-5 दिखाई हजार देगी। क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? मीडिया सब दिखा रहा है, क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोगों को? हार को बांकीपुर स्वीकार में नहीं किया। नरोत्तम का भी हार उनके गया। बूथ से भी पार्टी हार गई और नरोत्तम मिश्रा जहाँ वोटर है वो बूथ भी हार गए हो आप पता नहीं कहाँ का वोटर आपको वोट दे रहा 5 राउंड में। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ जिस आगे की जो वो काउंटिंग तो होना मुस्कान है, आपकी सब बता रही है, आप भले मत 1 बताओ। घंटे में पूरे डिबेट का जो विषय जो है बदल जाएगा। अभी देखिए आप वो तो बदल जाएगा, लेकिन बदलने मतलब का आप आसार दिख कांग्रेस नहीं को रहा ये है। कहने का मौका दोगे कि मशीनों में हेरफेर हो गया। हाँ, नहीं अब ऐसा कांग्रेस कौन तो सा तरीके चमत्कार निकालती करने वाले हो रहती है ना। आप देखिए जब चुनाव प्रचार शुरू भी नहीं हुआ था, जब जीतू भाई जो है वो 10,000 रुपए पर वोट बांटने का आरोप लगाने लगे थे, जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उस दिन घनश्याम सिंह जी जो बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाने लगे थे। निश्चित तौर पर अब जैसे जैसे हार की तरफ पढ़ेंगे तो इनके कुछ ना कुछ बयान आने चालू हो जाएंगे कांग्रेस नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है जो केजरीवाल कहते थे कि पैसा जो पार्टी दे रख लो, वोट हमको ही देना। और वही जीतू वो 3 पटवारी बार कह रहे थे उन्होंने 5-5 सरकार हजार बनाई। रख लीजिए आप और वोट तो हम ही को दे देना आप। खैर मैं नहीं, अब आऊंगा कांग्रेस- आपके पास सुमित जी, आप ज्यादा फंस गए हो आज, थोड़ी राहत दे देता हूं। चलिए पीसीसी फिर ले चलता हूं। मुकेश नायक जी कुछ कह रहे हैं। मेरे साथ मुकेश नायक जी है, मैं उनसे आपकी बात कराती हूँ। मुकेश नायक जी, जैसे कि मुकेश नायक जी लगातार इस बात को कहते नजर आए हैं कि जीत जो निश्चित है कांग्रेस ही जीतेगी, और कहीं ना कहीं होता नजर आ रहा है जिस तरह से जो भारी एक देखा जाए जो डिफरेंस लगातार बढ़ रहा है और अभी भी नजरें टिकी हुई है। और मुकेश जी, दिव्या, मुकेश नायक जी से पूछिए, पहले उन्होंने कहा था कि 250 बूथ पर जीतू पटवारी गए हैं, उम्मीदवार से ज्यादा मेहनत की है, तो यदि कांग्रेस जीतती है तो किसको श्रेय देंगे? अकेले जीतू पटवारी को? जी जी नायक जी, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। मुकेश नायक जीतू पटवारी जिन्होंने पूरी पार्टी को एकजुट किया, जीतू पटवारी जी ने सही उम्मीदवार का चयन किया और 250 पोलिंग बूथों का दौरा किया। 250 पोलिंग बूथ पर जीतू पटवारी गए और इस इलेक्शन को ठीक ढंग से प्रोटेक्ट किया उन्होंने और कार्यकर्ताओं के मनोबल को गिरने नहीं दिया और लास्ट तक चुनाव से अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। जो राजेंद्र भारती थे, आपके विधायक थे, उन्होंने भीतरघात किया लेकिन फिर भी कांग्रेस को चुना। किस तरह से देखते हैं इस पूरे को? जब तक कांग्रेस में थे तब तक उनकी शक्ति थी। इतने बार कांग्रेस पार्टी ने उनका मान रखा, सम्मान रखा, विधायक बनाया। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की बीजेपी का साथ में, उन्होंने नहीं करना था। बहुत प्रमुख नेता थे कांग्रेस। आशुतोष तिवारी नरोत्तम मिश्रा का बूथ भी हार गए, वहां से भी क्या कहते हैं उनको बढ़त नहीं मिल पाई है। नितिन नवीन का भी बिहार में पोलिंग बूथ हार गई बीजेपी, नितिन नवीन का। ये तो उल्टी गिनती शुरू जब होती है तो ऐसे ही होती है। आपको क्या लगता है जेनजी का असर था इस जेनजी आंदोलन? उस टाइम जेनजी आंदोलन भी हुआ था, एक दिन पहले किसान आंदोलन भोपाल में चल रहा था, क्या उसका असर भी रहा कि केवल लोकल फैक्टर ही थे? बीजेपी ने अपनी हार के कारणों का पूरा एक पैकेज बनाया। किसान परेशान है, नौकरी दे नहीं रहे, जिस मंदिर के मुद्दे को लेकर चले थे उसी मंदिर में चोरी कर रहे हैं। इन्होंने मेरे बेशर्मी और निर्लज्जता की पराकाष्ठा कर जनता ऊब गई है। तो आगे अभी ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं आ जाएगी बीजेपी? कांग्रेस आगे अपने विश्लेषण करेगी, जो कमियां और आगे सुधारेगी। हम तो भैया हमेशा ऐसे ही रहेगी काम के सामने।
तो सुमित जी, उल्टी गिनती शुरू हो गई, ये पूरा पैकेज बना रखा है आपने, हार कैसे सकते हैं आप उस। देखिए, कांग्रेस यदि अति उत्साह में है तो इस तरीके का अति उत्साह हमने दिल्ली चुनाव के पहले भी देखा था, बिहार चुनाव के पहले भी देखा था, बंगाल चुनाव के पहले भी देखा था। लगातार इस तरीके की बयानबाजी करना और भाजपा को घेरना और झूठे आरोप लगाना कांग्रेस के कार्यालय की स्क्रिप्ट में से एक है। मैं नहीं समझता कि ये सब एक चुनाव में, यदि आप अभी केवल वोट की लीड बनाए हो, वो चुनाव जीत भी नहीं पाए हो, इसके पहले कितने चुनाव में इन लोगों के आरोप झूठे साबित हुए और ये दावे भरते रहे कि हम जीत रहे नहीं जीत पाए। तो अभी एक चुनाव को जीतना भी बाकी है। इतना अति उत्साह पहले से आना, मैं कांग्रेस देखिए चलिए उत्साह भी मान लेते हैं, लेकिन आनंद जी इससे एक चीज तो साफ हो गई, क्या अब आपने आरोप वापस लेंगे क्या? ईवीएम और प्रशासन पर जो लगाते हैं वो तो पाक साफ हो जाएगी ना। हमने बिहार में देख लिया, गुजरात में देख लिया और यहाँ देख लिया, ईवीएम पाक साफ है। कि अब भी कांग्रेस इस तरह के आरोप लगाती रहेगी? अभी हम वर्तमान चुनाव की बात कर रहे हैं, अभी पुरानी बातों को अपन क्यों बात कर रहे हैं? मतलब हारेंगे तो फिर प्रशासन वही। का कहीं ना कहीं रोल नहीं, हारेंगे तो कहाँ, नहीं, किसी भी जगह जहां हारेंगे वहां पे ईवीएम दोषी है, जहां जीतेंगे वहां पे जनता साथ है। नहीं, ऐसा नहीं है। समय परिकाल के हिसाब से जो चीजें होती है उसके लिए बयान दिया जाता है और वैसी स्थिति होती है, इसी को नहीं, राजनीति जैसे कहते मुकेश हैं। नायक जी कह रहे हैं ना कि उन्होंने पैकेज बना रखा है, तो आपने भी पैकेज बना रखा है, पूरी नहीं, पैकेज स्क्रिप्ट आप तैयार रखी है। हारे तो क्या बोलना है, जीते तो क्या बोलना है। अरे तो बीजेपी के लोग भी तो वही कर रहे हैं, आप उनसे भी तो पूछिए। उनसे भी पूछ रहे हैं। भाजपा ने आप ईवीएम उनसे तो पूछ ही नहीं रहे। फिर दूसरी बात, ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की वजह से इनकी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। ये मुकेश नायक जी का कहना है कि ये दोनों इन्होंने 25 साल में कार्य किए हैं, जनता उससे त्रस्त है, देश में उनके डिसीजनों से त्रस्त है, तो इनकी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। ये मुकेश नायक जी का स्पष्ट कहना है। तो आपको जो जन समर्थन मिल रहा है मध्य प्रदेश में, मान लीजिए आप जीत रहे हैं, जन समर्थन मिल रहा है, तो ये बरकरार रहेगा? रख पाएंगे आप? नहीं, जनता रखेगी हमारे को, हम कौन रखने वाले? प्रजातंत्र में तो जनता मालिक होती है और ये चुनाव भी जनता जिता रही है हमको। कांग्रेस के जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हमने तो सही बात को जनता तक पहुंचाया है, जनता ने खुली आंखों से देखा है। तो ये बरकरार करने का काम हम भगवान नहीं है, ये तो जनता, लोकतंत्र में जनता भगवान। चलिए सुमित जी की गलतफहमी जो थी वो भी दूर कर देता हूं। दतिया से आ रही है फिर बड़ी खबर। सुमित जी, दतिया उपचुनाव में कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है। 10वें राउंड में भी कांग्रेस आगे है। कांग्रेस करीब 11,000 वोटों से आगे चल रही है। 10वें राउंड में 11,000 वोटों से आगे बढ़त लगातार बनाए हुए है। आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस के घनश्याम सिंह को 50,369 वोट मिले और बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 39,397 वोट मिले। लीजिए सुमित जी, ये तो आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और आप कह रहे हैं कि अभी तो आधा हुआ है, कौन हुआ है। मैंने तो अभी परिणाम की चिंता करी है। अभी तो 66% तो आखिरी पेटी में से ही कुछ निकलेगा, फिर भी मार्जिन पूरे नहीं होंगे। सुमित भाई, मैं आपको बधाई, सुनो सुमित भाई, मैं आपको बधाई देता हूं कि 5 राउंड के लिए भी आप बड़ा होपफुल हो। और पटना जो है ना, अच्छा ये खुशी पटना में जो बीजेपी ज्यादा दिख रही है मुझे पटना लगता है में सुमित जी के चेहरे पे। बांकीपुर में सुनो तो, बांकीपुर में 31 राउंड की गिनती होना, 15 राउंड हुए, 16 बचे हैं। इसके बाद भी चौथे राउंड के बाद पटना का कार्यालय सूना पड़ा है। मैं आपकी हिम्मत की दाद दे रहा हूँ, 10वें राउंड तक बड़ी उम्मीद में हूँ। इतनी उम्मीद तो आशुतोष तिवारी जी को भी नहीं होगी। विजय जी, दोनों से आपसे सहज आग्रह करता हूँ। मैं तो एक बात बताना चाह रहा था, अभी आपने ही छेड़ा था कि ईवीएम पर जो आरोप लगती है कांग्रेस का, इस बार बंद कर देगी क्या? और मेरे साथी आनंद जी कांग्रेस के प्रवक्ता बोले थे कि भारतीय जनता पार्टी भी करती है। मैं ये बोल रहा था उस समय कि भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम पर कभी आरोप नहीं लगाया। नहीं लगाया, अटल जी ने, अरे अडवाणी जी ने किताब लिखी है, किताब का विमोचन किया उन्होंने, किताब लिखी है। आप तो देखिए अडवाणी जी ने शुरुआत में लगाए थे, वो ये कह प्रस्तावना सकते लिखी हो है। आप, उन्होंने स्वीकार कर लिया था बाद में कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती।
मैं यही बोल रहा हूँ कि सहज स्वीकार करना जनता के जनादेश को ये भारतीय जनता पार्टी की परापार्टी है, और कांग्रेस पार्टी इससे उलट काम करती है, पहले से ही माहौल बनाना चालू हो फिर जाता आप है। कांग्रेस पे आ गए। अभी दतिया चुनाव की बात चल रही है, प्रदेश की बात चल रही है, अरे भाई, आप फिर आप- पीछे जा रहे हैं। अरे खुले तौर पे अरे आप निकाल लीजिए ना बाहर से। आनंद जी, आप अब तो क्यों जश्न भी लिपापोती बनने कर लगा रहे हैं? भैया कांग्रेस में। सुमित जी आप भी मान आप क्यों लीजिए। लिपापोती कर रहे हैं? सुमित जी क्यों लिपापोती कर रहे हैं? मान लीजिए कि लिपापोती आपकी नहीं, यदि आप भारतीय नीतियां जनता गलत पार्टी थी, पर अलग-अलग आरोप जनता लगाएंगे विरोधी कि नीतियां भाजपा की थी, नीति उसका समाजवादी खामियाजा आपको नहीं भुगतना पड़ रहा है। आप ये मानिए कि आपकी नीतियां खराब है, आप ये क्यों नहीं स्वीकार करते? आपने जीत या तो का ये अलग मान बात है। लीजिए कि नीतियां खराब है, या आप ये मान लीजिए कि हमने गलत उम्मीदवार का चयन किया। कुछ तो मानना पड़ेगा ना आपको सुमित जी, या उम्मीदवार गलत था या नीतियां गलत हैं। नहीं, कैसे उम्मीदवार गलत? बहुत सहज उम्मीदवार था, कैसे चयन गलत तो हो? हार का तो कुछ तो वजह होगी ना। लेकिन ब्रजेश जी एक चीज मैं कहूँ, सुमित जी इस बात को ये तो- जो इस सुनिए बात को तो सुमित भाई, नरोत्तम जी ने माना है। ये जितने बीजेपी के संभागीय संगठन मंत्री थे, इनको क्या आरोप लगा के हटाया गया था कि साहब ये अपने अपने संभागों में गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं, दो फाड़ कर रहे हैं पार्टी को, इनके कामकाज संतोषजनक नहीं। वो सिस्टम खत्म कर दिया था पार्टी ने। उसके बाद उन संभागीय संगठन मंत्रियों को नागरिक आपूर्ति निगम हो, चाहे मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड हो, या उज्जैन विकास प्राधिकरण हो, इंदौर विकास प्राधिकरण, वहाँ उनको पोस्ट किया। उसके बाद वो फिर इतने अच्छे हो गए कि उनको संगठन में ले आए, किसी को उपाध्यक्ष बना दिया, कोई महामंत्री बन गया, और फिर उनमें से किसी को उम्मीदवार। तो जो आदमी संभागीय संगठन मंत्री रहते हुए जिसका काम था गुटबाजी खत्म करना, पार्टी मजबूत करना, उसके उलट वो सब काम कर रहा था, और उसको आप लगातार ओबलाइज कर रहे हो। और जो आदमी लगातार ये खत्म कर रहा था, आप उसकी जड़ें काटने पे लगे हो। मैं तो नाम लेके कह रहा हूँ। इसके पहले आप बताइए बीजेपी में कभी हुआ कि 6 महीने तक प्रदेश संगठन महामंत्री का पद खाली हो? 31 जनवरी 2026 को इस्तीफा हुआ हितानंद शर्मा का, आज 3 अगस्त है, बताइए कोई नाम आया अभी तक? उसके पहले कभी ऐसा हुआ है? इसके पहले आप कोई एक बता दो कि 1 महीने प्रदेश संगठन महामंत्री का पद खाली रहा हो। मैं आपकी बात को सिरे से नकारता हूँ, क्योंकि आपने जितने आरोप संभागीय संगठन मंत्री नहीं, या मैंने नाम नहीं लिए, लगाए। ये आरोप लगाकर संभागीय आरोप संगठन भारतीय मंत्री की जनता व्यवस्था पार्टी की किसी खत्म की थी प्लेटफॉर्म पे पार्टी या ने। किसी नेता ने लगाए हैं। संभागीय संगठन की मैं मंत्रियों की जो व्यवस्था आपने खत्म बात की कही, गई मैं इस थी, बात ये को- आरोप लगाकर। नहीं, किसने आरोप लगाया? आपकी पार्टी के लोग हटाया क्यों था? अच्छा मैं यही फिर बोल ये रहा हूँ सिस्टम कि क्यों कोई हटा दिया? इंपॉर्टेंट आरोप नहीं है। ये सिस्टम क्यों खत्म कर दिया था? किस सिस्टम को? ये संभागीय संगठन महामंत्रियों का। पार्टी संगठन चलाना, आपने इतना पार्टी बड़ा को- सवाल कर दिया मनोज जी, और सुमित भाई को फंसा रहे हो आप। लेकिन आलोक जी, क्या ये संघ और बीजेपी की लड़ाई थी क्या? जिस तरह से संघ के नेता बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी के जो जनाधार वाले नेता हैं, उन्होंने सबक सिखा दिया, ऐसे नहीं थोपे जाओगे आप। विजय जी, ये भी संभव हो सकता है, क्योंकि राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं, हमने जेपी आदरणीय- नड्डा जी को सुना था ना, कह रहे थे अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, तो संघ ने अपनी ताकत दिखा दी। अब संघ अपने आदमी भेज रहा है, तो बीजेपी ने अपनी ताकत दिखा दी। मैं आदरणीय मनोज जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर मैंने देखा, उसमें संगठन सर्वोपरि होता था, सत्ता उसकी गौण होती थी, सेकेंडरी होती थी। अरे तो पहले सत्ता ही नहीं थी ना, इसलिए संगठन सर्वोपरि होता था। जब सत्ता आ गई तो संगठन कहां से सर्वोपरि होगा? सत्ता आने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। कई समय तक ये देखा गया कि सत्ता संगठन के कब्जे में थी, लेकिन पिछले 4-5 साल से जो देखने में आ रहा है, सत्ता ही तय कर रही है संगठन। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दतिया का। नहीं, उसके पहले नंदू भैया कह चुके थे कि शिवराज जी हमारा तंबू है, हम उनका बम्बू है। हाँ, तो मैं वही निवेदन कर रहा हूं कि इनको टिकट वो नहीं मिला, बम्बू जनता के हाथ में चला गया अब। तो पूरे संगठन ने इस्तीफा दे दिया। यानी नेता संगठन से बड़ा हो गया क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर। और जहां तक मुझे जानकारी है, जिन जिलों में नेताओं की पसंद के अध्यक्ष या पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी तो को, मतलब आलोक जी आप ये कह रहे हैं कि जो हालात हमने दतिया में देखे हैं, यदि बड़े नेताओं के चेहरे बदले गए तो ऐसे तमाम प्रदेश में हालात देखने को मिलेंगे। क्यों, प्रहलाद पटेल तो कह ही चुके हैं ना अभी कि हम तो कभी टिकट काट सकता, हम तो मान के बैठे हैं। नहीं, हो टिकट सकता है करना अलग है संजीव- मनोज जी, लेकिन जो गदर दतिया में हुआ, यदि जिस तरह से आलोक जी कह रहे हैं कि सारे नेताओं के बड़े लोगों की पसंद के जिला अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक है, यदि किसी का भी टिकट कटेगा तो मध्य प्रदेश में ऐसे ही हालात बनेंगे क्या आलोक जी? और आलोक जी एक और चीज, ये जितने जो वरिष्ठ नेता थे जिन पर तलवार लटक रही थी, वो शायद तलवार अब हट जाएगी।
दतिया में पूरी बीजेपी ने इस्तीफा दे दिया, पूरे संगठन ने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल। यानी संगठन के व्यक्ति बड़ा हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सोच का विषय है। भारतीय जनता पार्टी को इस पर काम करना होगा, और जहां जहां इस प्रकार के अध्यक्ष बनाए गए हैं, संगठन खड़ा किया गया है, भारतीय जनता पार्टी को उस पर विचार करना पड़ेगा और वहां एक्चुअल संगठन खड़ा करना पड़ेगा। नहीं जिस जिस नेता की पसंद की इस प्रकार की कैबिनेट बनी है उसको भविष्य में टिकट नहीं मिलेगा। तो चलिए अब ये तो संगठन ये सबक इसको- लेता है कि नहीं लेता है, लेकिन इसको- मनोज जी चलिए पीसीसी चलते इसको हैं। किचन जश्न मनाया जा रहा है जहां पर ये देख लीजिए जश्न का माहौल है पीसीसी में, आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगने लगा है। ये जमावड़ा लग रहा है, और जीतू पटवारी और राहुल कार्यकर्ताओं के हाथों में आप देख रहे हैं राहुल गांधी की, जीतू पटवारी की तस्वीरें हैं। और इससे कुछ देर पहले आपने देखा था किस तरह से वरिष्ठ नेता एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे। चलिए इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर ताजा खबरों के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।